हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस लॉ का वन शॉट। और मैं अपने नोट से करवाऊँगा, जैसे मैंने बाकी के चैप्टर किए हैं वैसे ही मैं करवाऊँगा। सो ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन करो। ये जैसे क्लास अपलोड होगी मैं ये नोट्स वहाँ डाल दूँगा। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किस बारे में बात करता है? ये हमारे लॉ के बारे में बात करता है कि हमारा लॉ क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कितने डिपार्टमेंट्स बने हैं, इसे अप्लीकेबल कैसे किया जाता है। तो ये सब के रिलेटेड बात किया जाएगा। यहाँ मेरे नोट्स में जो है वो की पॉइंट्स लिखे हैं। बुक्स में जो तुम्हारे डिफिनेशंस हैं सेबी के पॉइंट वाइज टेबल में बना हुआ है, तुमको वो पढ़ के जाना है, क्योंकि उसी से तुमको अपने आंसर को इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत इजी है। तो इसे अगर करना है तुम्हें तो क्विक रिवीजन तुम इससे कर सकते हो। एंड तुमको वो मॉड्यूल एक बार तो रीडिंग करनी ही होगी, क्योंकि इससे एक ही क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। एंड वो बहुत इजी होता है, तुम्हें सेबी के बारे में लिखने आ जाएगा, उसके फंक्शंस आ जाएंगे, तो इससे मार्क्स उठाना आसान होता है। तो इसलिए जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता है कि एंशियंट लॉ। सबसे पहला जो एंशियंट लॉ है, यानी सबसे पहला लॉ, वो आया है कोड ऑफ हम्मुरबी, जो कि किंग ऑफ बेबीलोन ने लाया था। वो आया कब था? 1792 से 1758 के बीच में। फिर कॉम्प्रिहेंसिव लॉ आया 12 ब्रॉन्ज टैबलेट 400 BC रोम में। ठीक है, अब लॉ क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लॉ? तो लॉ समझने से पहले कि लॉ है क्या, हम लोग जानेंगे कि लॉ बनता कैसे है। उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, यानी आगे जाना होगा। सबसे पहले कोई एक प्रॉब्लम आता है, ठीक है, कोई सोसाइटी में एक प्रॉब्लम आता है, सरकार उसको आइडेंटिफाई करता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार एक कमिटी बैठाता है। ठीक है, कमिटी, एक ग्रुप ऑफ पर्सन का कमिटी बैठाता है और उनको बोलता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाओ। वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक बिल में लिखते हैं। ठीक है, और उस बिल को पार्लियामेंट में फिर लेके जाया जाता है पार्लियामेंट में। एंड उसमें फिर लोकसभा में पहले ले जाया जाता है, फिर राज्यसभा में, और वहाँ से 2/3 मेजोरिटी से जो है इस बिल को पास करना रहता है। जैसे ये बिल 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाएगा, उसे प्रेसिडेंट के पास ले जाया जाता है सिग्नेचर के लिए। और प्रेसिडेंट ने जैसे उसे साइन कर दिया, फिर वो नोटिफाई हो जाता है ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में, जो इंडिया की ऑफिशियली मैगजीन है। वहाँ जैसे ये पब्लिश होता है, ये बन जाता है एक्ट। तो जब ये प्रोसेस में है, यानी ये जो बिल है, यही बिल लॉ है। ये बिल क्या है? लॉ है। और जिस दिन ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो जाता है, उस दिन से ये लॉ क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। यानी एक्ट से पहले क्या होता है? लॉ। एंड जैसे ही वो ऑफिशियल गजट में पब्लिश होता है, वो बन जाता है एक्ट। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ मैंने डिफाइन किया है, लॉ इज द बिल which is presented in the parliament. After discussion it is passed by the Lok Sabha and then Raj Sabha, subsequent to which it is presented to the president, for which the signature and then notify in the official gazette of India and becomes an act. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि लॉ है क्या? लॉ वो बिल है, यानी वो प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन सरकार खोज रही है। ठीक है, उसके बाद अब मैंने सिंपल में बताया, लॉ एक ऑब्लिगेशन और ड्यूटी है, जो कि किसके लिए लाया गया है? जस्टिस और वेलफेयर लाने के लिए। यानी लॉ इज एन सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर जस्टिस एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, अब अब यहाँ देखो, हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था 1747 में, और उन्होंने हमें गुलाम बना दिया। 200 साल उन्होंने गुलाम बनाने के बाद जब बहुत ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स फाइट करने लगे, तो 1935 में उन्होंने यूके के पार्लियामेंट में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक पास किया। उन्होंने एक एक्ट पास किया जिससे इंडिया को फेडरल सिस्टम बना दिया गया, यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को पावर दी गई। ठीक है, उसके बाद 1937 में उन्होंने एक फेडरल कोर्ट बनाया। उसके अंडर एप्लीट, ओरिजिनल और एडवाइजरी कोर्ट भी थे। ठीक है, फेडरल कोर्ट बनाया जो कि केसेस से डील करता है। जब आज़ादी हुआ तो 12 साल में इन फेडरल कोर्ट ने 151 केसेस आए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जब 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बना, तो इंडिया ने इन सारे कोर्ट का नाम बदल दिया। फेडरल कोर्ट बन गया सुप्रीम कोर्ट, एप्लीट कोर्ट बन गया हाई कोर्ट, ओरिजिनल सिविल एंड एडवाइजरी कोर्ट बन गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ तक क्लियर है? सॉरी।
फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाने की पावर दो गो लोगों को देता है, एक पार्लियामेंट को देता है लॉ बना दो, और एक स्टेट लेजिस्लेटिव को, यानी पार्लियामेंट सेंटर को, सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी, यानी मोदी जी को, एंड एक स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट में अपने अपने सरकार होते हैं। अब तीन तरह का लिस्ट होता है, यूनियन, स्टेट, ज्वाइंट। यूनियन लिस्ट जिसमें सिर्फ सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो हेड है कंपनी बोलता हूँ, हेड है जो इंडिया का हेड कर रहा है, जैसे अभी कौन कर रहा है, बीजेपी कर रहा है, तो वही सिर्फ लॉ बना सकता है उसके रिलेटेड, जैसे इनकम टैक्स, ठीक है। फिर स्टेट लॉ जो कि स्टेट रिलेटेड हो, जैसे बिहार में बिहार के सीएम बनाते हैं, बंगाल में बंगाल के सीएम, दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो वहाँ जो है वो स्टेट के रिलेटेड उस स्टेट के लिए बनाया जाएगा, जो कि एग्जाम्पल है कि एग्रीकल्चर में, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड में। और कभी कभी दोनों सरकार, सेंट्रल और स्टेट दोनों एक पार्टिकुलर टॉपिक पर मिलकर या फिर अलग अलग लॉ बना सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंट, जिसको ज्वाइंट लिस्ट भी बोलते हैं। जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, इस पे रिलेटेड लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। यहाँ मैंने समझा दिया। अब लॉ कितने तरह के होते हैं, एक सबसे पहला होता है क्रिमिनल लॉ। इसका मेन पर्पस ये होता है जो क्राइम करे उसको पनिशमेंट देना है। इसमें कोई भैया वो सिस्टम नहीं है कि अच्छा छोड़ देते हैं, नहीं, क्राइम किया तो मेन जो फंक्शन है इसका, मेन जो पर्पस है इसका, जो भी रॉन्ग करेगा उसको पनिशमेंट देना है। इसमें दो एक्ट आते हैं, एक आईपीसी एक सीआरपीसी, जिसका नाम बदल के अब हो चुका है भारत न्याय संहिता एंड भारत नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। इसमें कैसे कैसे क्राइम आते हैं, मर्डर, थेफ्ट, फ्रॉड, ऐसे सब क्राइम आते हैं, एंड इसका ऑब्जेक्टिव भी होता है कि पनिश करना है। फिर सिविल लॉ, इसमें डिस्प्यूट रिलेटेड मैटर्स होते हैं, यानी इनमें इनका मेन फोकस जो होता है वो होता है कि रिजोल्यूशन करे, यानी जो डिस्प्यूट हुआ है उसको ख़त्म करना है, पनिशमेंट नहीं देना है, ठीक है। इनका यही मेन फोकस होता है। अब इसमें क्राइम क्या क्या हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, फैमिली लॉ, डिवोर्स रिलेटेड ऐसे केस आते हैं। इसमें कौन सा एक्ट है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908। फिर एक आता है कॉमन लॉ। इसमें क्या होता है, जो कोर्ट ने डिसाइड कर लिया, मान लो कोई केस आया, ठीक है, उसमें कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, एंड एक साल बाद सिमिलर ऐसा ही केस किसी और पर्सन का आया जिसमें सिमिलर बातें हैं, तो कोर्ट बोलता है, यहाँ कॉमन लॉ बोलता है कि जो पहले कोर्ट ने डिसाइड किया है वही जजमेंट तुम्हें दूसरे केस में भी देना है, अगर सारा मैटर सेम है। यानी जो जजमेंट मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वही अप्लीकेबल होगा सारे कोर्ट पे। यानी एक केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, बाद में कोई दूसरा केस आता है किसी दूसरे पर्सन के साथ और उसमें भी ये मैटर सब बिल्कुल सेम है, तो भैया वही जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वही अप्लीकेबल इस पे भी हो जाएगा, एंड सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सबसे ऊपर होगा, ये आर्टिकल 141 बोलता है। इसमें एक लैटिन फ्रेज भी आता है, स्टेयर डिजीजेज, यानी स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड, जो डिसाइड हो चुका है उसके साथ खड़ा रहना है। यानी जजमेंट गिवन बाय वेयर द मैटर्स और फैक्ट ऑफ द सेम आर सिमिलर, सेम जजमेंट दिया जाएगा जब सेम मैटर हो, सेम फैक्ट हो, ऑन ऑल फोर लेग इसको हम लोग बोलते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये क्या बोलता है, इसमें कुछ फंडामेंटल तुम्हें प्रिंसिपल मिले हैं, जैसे कि ऑल्टरल पैट्रम, यानी कि कोई भी पर्सन को केस करने से पहले, यानी कन्विक्ट करने से पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा। नेमो जुडैक्स इन कॉसा सुआ, इसका मतलब होता है कोई भी अपना जज नहीं हो सकता है अपने ही केस में। भाई अगर कोई किसी पे केस हुआ और उसको ही जज बना देंगे तो भैया वो तो कुछ और ही करेगा। फिर आता है इन्फोर्सिंग द लॉ। इसमें क्या होता है, जैसे ही लॉ पास हो जाता है तब फिर उसको इन्फोर्स करवाना होता है। इन्फोर्स कौन करवाता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट का लॉ है तो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट वो इन्फोर्स करवाएगा। अब ये जो डिपार्टमेंट है ये वेरियस मिनिस्ट्रीज़ में बटे हुए हैं, और ये मिनिस्ट्री को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पर्सनल हेड करते हैं, और इनका जो हेड होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, जिसको यूनियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ठीक है। अब सबसे पहली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें मैंने कीवर्ड्स पॉइंट लिखे हैं, तुम्हें डिफिनेशंस और जो पॉइंट्स लिखे हैं वो मॉड्यूल एक बार पढ़ के जाना है, आराम से 6 मार्क्स में IRF में मिल जाएंगे। अब एरिया ऑफ कंसर्न, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहाँ कहाँ फोकस करता है।
सबसे पहला सेंटर और स्टेट के फाइनेंस पे, ये तो सब जानता है। फिर कैपिटल मार्केट पे, फिर फाइनेंस रिलेटेड कोई अगर लॉ है, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, यूनियन बजट एंड टैक्सेशन, इन रिलेटेड मैंने इसका एक्रोनिम बनाया C²F²UT। ठीक है। अब यहाँ एक क्या बोलते हैं उसको, नोट समझ लो कि मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बजट प्रेजेंट किया है, 10 बजट प्रेजेंट किया है 1962 से 1969 तक, जो हाईएस्ट है अभी तक। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सर्विस क्या क्या है। एक सिविल सर्विस देता है, एक कॉमन सर्विस देता है। सिविल सर्विस में रेस करता है, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, सिविल अकाउंट सर्विस एंड इकोनॉमिक सर्विस। और कॉमन सर्विस में इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस देता है। ठीक है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट। ये 5 डिपार्टमेंट है। और छठा भी है एक, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि डिपार्टमेंट कौन कौन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, तो तुम्हें यही 6 डिपार्टमेंट लिखने होंगे पॉइंट वाइज में। ठीक है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ, फिर आता है हमारा सबसे जाना पहचाना मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर किस पे रिलेटेड काम करता है, कंपनीज एक्ट, LLP एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट। इसका मेन काम होता है इंडियन एंटरप्राइजेस, इंडस्ट्रियल हो या सर्विस हो, उसको रेगुलेट करना। ठीक है। इसको भी UPSC के एग्ज़ाम द्वारा सिविल सर्विस ही हैंडल करते हैं। एंड इसमें हाईएस्ट जो पोस्ट होता है वो होता है DGCA का, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये अभी करेंटली अशोक कुमार महापात्रा नहीं है, चेक कर लेना गूगल पे कौन है ये, मैंने जब मैं पढ़ रहा था तभी वो थे। ठीक है। फिर आता है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर। होम अफेयर क्या करता है, इंटरनल सिक्योरिटी या डोमेस्टिक पुलिस देखता है। होम अफेयर को हैंडल कौन करता है, अमित शाह जी। अमित शाह का काम क्या है, अगर इंटरनल कहीं दंगा होता है या इंटरनल सिक्योरिटी में अगर कोई थ्रेट आता है तो होम मिनिस्टर को ही ये सब चीज़ देखना पड़ता है। होम मिनिस्टर में क्या क्या डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ JKN एंड लद्दाख अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर, डिपार्टमेंट ऑफ होम एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें 3 पार्ट आता है। एक सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन। ठीक है। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसमें कितने डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट। पहला डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, जो कि एडवाइस करता है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को, जो कि होते हैं लॉ मेकर। एंड फिर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आता है, जो कि जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी क्या करता है, सबको पता है कि वो सिक्योरिटी मार्केट, जो भी मार्केट होते हैं उसको रेगुलेट करता है। ये बना कब था, ये बॉडी जब मतलब फिजिकली तो ये आ गया था 1988 में, बट जब 1991 का हर्षद मेहता स्कैम जो हुआ था उसके बाद इसको पावर मिली है और सेबी एक्ट के द्वारा, यानी 1992 में। फिर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी 1934 में बन चुका था, बॉडी 1995 में क्रिएट हुई है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर कंट्रोल होता है। ये अपेक्स बॉडी है, यानी बैंकिंग में सबसे पावरफुल अगर कोई है तो यही है। उसके अंदर 3 बॉडी आती है। सबसे पहला भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है करेंसी और नोट सबको जो है प्रिंट करने के लिए। इसके 2 डिवीज़न है, एक नासिक में, एक रिवास में। ठीक है। फिर आता है एक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, सिक्योर पेमेंट चेक करता है कि भाई सिक्योर पेमेंट हो रहे हैं या नहीं। फिर एक आता है DIGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, इंश्योरेंस फैसिलिटी, उन पे रेगुलेट करता है, उनको चेक करता है। फिर एक नया आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है, ठीक है, इसका काम सिंपल है कि ये इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के जो प्रोसेस हैं उसको सिंपल कर देता है। ये एक्ट बना 1 अक्टूबर 2016 में। बिल इंट्रोड्यूस कब हुआ था, तो 5 मई 2016 में। एंड इसमें एंटिटी क्या है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। मेरे को पता है कि ये थोड़ा बोरिंग है, बट भाई क्या करूँ, IRF ऐसा ही है, तुम्हें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तुम मॉड्यूल से एक बार रीडिंग मार लो, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कल कंपनीज एक्ट का 1 शॉट आएगा तो वो देखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर असिस्टेड बाय NCLT एंड डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, इसको मदद करते हैं।
फिर आता है इंडियन जुडिशियल सिस्टम, यानी इंडियन जुडिशियल सिस्टम क्या हुआ, सिटीज़न के साथ अगर कुछ बुरा होता है या सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच में फाइट होता है तो जस्टिस देने का काम किसका है, जुडिशियल सिस्टम का। ये रेगुलेट करता है एक्ट, प्रमोशन करता है फेयरनेस और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो सारे के ऊपर फॉलो होगा, यानी आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते। फिर हाई कोर्ट के डिसीजन सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे होगा, सारे स्टेट पे अप्लीकेबल होगा, बट इसको जाकर हम कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपेक्स बॉडी है, 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर इसको बनाया गया था। 126 पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करेगा एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसमें 7 मेंबर होते हैं। करेंटली अभी 34 जज हैं चीफ जस्टिस को मिलाकर। और तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके एक रिट पटिशन, यानी तुम डायरेक्ट जाकर केस कर सकते हो। आर्टिकल 32 तुमको पावर देता है अगर पूरा पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट में कुछ गलत हुआ है। फिर आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आर्टिकल 214 में इस्टेब्लिश होता है, एंड आर्टिकल 227 में हाई कोर्ट के पास सुपरवाइजरी पावर है, यानी हाई कोर्ट का डिसीजन चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अभी करंटली इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं, जिसमें से एक हाई कोर्ट जो गुवाहाटी का है वो 6 स्टेट को देख रहा है। फिर आर्टिकल 2026 में तुम डायरेक्ट जाकर केस कर सकते हो हाई कोर्ट में, रिट पटिशन फाइल कर सकते हो अगर तुम्हारा कोई फंडामेंटल राइट छीना गया है तुमसे। यानी आर्टिकल 226 बोलता है फंडामेंटल राइट छीना गया, सीधा हाई कोर्ट जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 32 बोलता है कि अगर कोई पब्लिक के अगेंस्ट लार्ज हुआ है, कुछ गलत हुआ है एट लार्ज, तो तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ, यानी कोई स्कैम हुआ तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ, क्योंकि वो पब्लिक के अगेंस्ट लार्ज है। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये सिविल मैटर रिलेटेड डील करता है, कोई भी क्रिमिनल मैटर होता है वो हाई कोर्ट ही जाता है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट वगैरह ये सब डील करता है। यहाँ जो भी डील होता है वो अप टू 2 करोड़ रुपीज़, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें वैल्यू जो है 2 करोड़ से कम है डिस्प्यूट का, तो भैया ये यहाँ डील होगा। 2 करोड़ से कम या 2 करोड़, उससे ज़्यादा होगा तो हाई कोर्ट जाएगा, और क्रिमिनल केस में तो हाई कोर्ट ही जाएगा वो। ठीक है, फिर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, कभी कभी क्या होता है कुछ शहर बहुत ज़्यादा आबादी वाले होते हैं तो उनमें क्राइम ज़्यादा होता है, तो उतना सब क्राइम अगर हाई कोर्ट जाएगा तो भैया दिक्कत है। तो इसलिए क्या होता है, एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बना दिया जाता है, और ये उन शहरों में बनाया जाता है जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, और इसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है हेड करता है। अब यहाँ मैंने एक नोट लिखा है, प्लेंटिफ किसको बोलते हैं, जो कि किसी पे केस करता है, और डिफेंडेंट उसको बोलते हैं जिस पे केस होता है। यहाँ पर तुम्हारा आईआरएफ हो जाता है ख़त्म। तो कल कंपनीज एक्ट का 1 शॉट आएगा, एंड उसके बाद फिर कल ही मैं शायद यूनिट 7 भी अपलोड कर दूंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो सब कुछ जल्दी इस चैनल पे आ रहा है भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, एंड जल्दी आएगा वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।